तो दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब जांच एजेंसियों की रडार पर तमाम सारे लोग हैं। बीते दिनों मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से रोहतक की रहने वाली डॉक्टर प्रियंका से एनआईए ने हिरासत में लेकर के पूछताछ की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं गोदी मीडिया के चाल चरित्र और चेहरे के बारे में। धर्म और नाम बदल जाने से गोदी मीडिया की हेडलाइन कैसे बदल जाती है, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया सरेआम सरकारी तौर पर। वो तस्वीरें बताऊंगा, उसके बारे में दिखाऊंगा, और इसके अलावा वोट स्टोरी से जुड़े कुछ बहुत अहम और महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। जी हां, सबूत सामने आए हैं, उन सबूतों की बात करूंगा। और इसके अलावा दोस्तों, असम में किस तरीके से बवाल मचा हुआ और हिमंता बिश्व शर्मा नफरत फैला रहा है, उसकी बात करूंगा। बात धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में बाबरी के जिक्र का करूंगा, आखिर क्यों बाबरी का जिक्र हो रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान एनएसए अजीत डोभाल का, जो तमाम सारे नफरती धर्म के नाम पर जो आईएसआई आतंकवादी पाकिस्तान से लिंक जोड़ रहे हैं, उनको अजीत डोभाल के ही उस बयान से कैसे तमाचा लगने वाला है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले गोदी मीडिया की कैसे चरित्र बदलता है धर्म देख करके, उसकी एक वानगी दिखाता हूं। जरा ये देखिए, एनडीटीवी का ये ग्राफिक्स प्लेट देखिए जरा, तस्वीर लगाई गई है पूरी आतंक की लेडी डॉक्टर, एनडीटीवी की स्पेशल रिपोर्ट। ठीक, डॉक्टर प्रियंका शर्मा हिरासत में ली गई थी। अब मैं उसकी एक खबर दिखाता हूं, ये देखिए, ये कल ब्रेकिंग चलाई एनडीटीवी ने। एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका पकड़ी गई। देखिए किस तरीके से धर्म बदलने से ही नाम और हेडलाइन बदल जाती है गोदी मीडिया की। आप इस बात से ही सिर्फ समझिए कि कैसे गोदी मीडिया एक प्रायोजित तरीके से मुसलमानों को अपराधी घोषित करने पर लगा हुआ है। देखिए, जो ब्लास्ट में शामिल हैं उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, पुख्ता जांच होनी चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। लेकिन अगर धर्म के नाम पर गोदी मीडिया इस तरीके से हेडलाइन का सेलेक्टिव तरीके से अप्रोच करेगी तो सवाल तो उठेगा। और वही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एनडीटीवी की भाषा क्यों बदल जाती है हिंदू और मुसलमान के बीच में। डॉक्टर प्रियंका गिरफ्तार होती है, इसी आतंकवादियों की कनेक्शन के चलते उससे पूछताछ होती है। वो बात अलग की है कि उसको एनआईए ने क्या किया, छोड़ा, पकड़ा, हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन एनआईए से पूछताछ हुई, दिल्ली ब्लास्ट से लेकर के कश्मीर ब्लास्ट तक के मामलों में पूछताछ हुई, हिरासत में लिया गया। यह बात तो सच है ना। अब उस पर एनडीटीवी की स्थिति को आप देख लीजिए। खैर, एक और खबर मैं इसी से जुड़ी हुई दिखाता हूं। यह मखदूम मीडिया की खबर देखिए, इसमें बताया गया कि 4 इंक्लूडिंग 3 मुस्लिम डॉक्टर्स रिलीज्ड आफ्टर क्वेश्चनिंग एज एनआईए फाइंड नो दिल्ली ब्लास्ट लिंक। एनआईए ने 4 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया था, जिसमें 3 मुसलमान थे, एक हिंदू थी जिसका नाम डॉक्टर प्रियंका शर्मा था। इन चारों को पूछताछ के बाद, हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। एनआईए को इनसे जो है ब्लास्ट के कोई भी सबूत, कोई भी लिंक नजर नहीं आए हैं। फर्स्ट प्राइम ऑफेंस इन लोगों को छोड़ दिया गया। ये इस खबर में दोस्तों साफ तौर पर बताया गया है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से गोदी मीडिया सिलेक्टिव तरीके से अप्रोच करती है। इस पर अश्विनी सोनी ने एनडीटीवी की उसी ब्रेकिंग को पोस्ट करते हुए लिखा, प्रियंका शर्मा नाम है, उसका पूरा नाम लिखो और उसे अब आतंकवादी भी कहो, लेकर जाओ माइक और उससे पूछो, उसके घर गली मोहल्ले में जो भी मिले उससे सवाल पूछो। अब चित्रा रूबिका अंजना नहीं चिल्ला रही हैं, ऐसा लग रहा है इनके मुंह पर फेविकोल लगा दिया गया है। हम तो आज भी कहेंगे कि धर्म ढूंढना बंद करके इन सभी आतंकियों पर समान कार्रवाई हो। लेकिन किस तरीके से भाजपाई इसी आतंकवादी घटना को प्रोपेगेंडा बना रहे कपिल मिश्रा नाम का नफरती चिंटू दिल्ली सरकार में मंत्री है, सीधे आम हिंदू मुसलमान कर रहा है, मुस्लिम महिलाओं की कोख पर सवाल उठा रहा है। लेकिन अब
ऐसे लोगों पर सवाल नहीं उठाएगा जिनको एनआईए हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है? क्या यही लफ्ज, यही शब्दावली हिंदुओं को लेकर के भी होगी क्या? क्योंकि इनसे अजीत डोभाल तो यह भी कह रहे हैं कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को आईएसआई अपने टारगेट में ले रही है, उनको स्पाई बनाने की कोशिश कर रही है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वो क्या कहा है वो भी अभी मैं आगे सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिल्ली सरकार के इस मंत्री और नफरती नेता का बयान सुनिए जरा इसको। यह कपिल मिश्रा के ट्विटर हैंडल से आया है और कहीं से नहीं। कह रहा है कि अगर तुम्हारी कोख में जिहादी आतंकी पैदा होंगे तो सनातनी मातृशक्ति को कोख से वीर शिवाजी और सुपुत्र पैदा होंगे और तुम्हें घर में घुस करके मारेंगे। देख लीजिए, एक चुनी हुई सरकार का मंत्री सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, नफरत फैला रहा है, मुसलमानों को गाली दे रहा है, उनकी मां की कोख को गाली दे रहा है। किसी की हैसियत है, किसी मुसलमान की हैसियत है जो आज की तारीख में यह गाली दे दे और सरेआम घूमता रहे? जेल में बंद कर दिया जाएगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो जाए। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा क्या कहा इसने। आज से कुछ दिन पहले यहां से थोड़ी दूरी पर कुछ इस्लामिक आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करके आतंक पैदा करने की कोशिश की, दहशत पैदा करने की कोशिश की। और आज का वासुदेव घाट का दिल्ली की 2000 बहनों का ये जमावड़ा ये कहने के लिए इकट्ठा हुआ है कि हम तुम्हारे आतंक से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे बमों से रुकने वाले नहीं हैं। रुकेंगे क्या? रुक सकते हैं क्या? ये दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की बहनें, दिल्ली की नारियां, जब ये सूचना आई कि इतना बड़ा हमला हुआ है, सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थगित कर दो, डिले कर दो, मैं गर्व से कह सकता हूं, चाहे बबीता जी हो, चाहे अलका जी हो, चाहे वैशाली जी हो या पूरी नारी शक्ति, सबने एक स्वर में ये बात कही कि हम जरूर जाएंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे। और जैसे मां दुर्गा ने महिषासुर का, चंडमुंड का, रक्त बीज का नाश किया था, वैसे ही आतंकवादियों का नाश भारत की नारी शक्ति के द्वारा किया जाएगा। जब मातृशक्ति कुंठित होती है, पर्दे में बंद की जाती है, शिक्षा से वंचित की जाती है, ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं से कुचला जाता है, तब मातृशक्ति से पैदा हुई संतानें ऐसी होती हैं कि डॉक्टर बनने के बाद भी हत्या करने का पाप करती हैं। लेकिन जब मातृशक्ति जागृत होती है, सनातन से जुड़ी होती है, आस्था से जुड़ी होती है, स्वच्छंद होती है, अपनी वीरता और तेज को पहचान लेती है, तब मातृशक्ति के द्वारा चक्रवर्ती वीर शिवाजी जैसे पुत्र सुपुत्र पैदा होते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का यह संदेश भी है कि अगर तुम्हारी कोख से अगर जिहादी और आतंकवादी पैदा होंगे तो सनातनी कोख से शिवाजी पैदा होंगे जो तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। एक और यात्रा चल रही है, बिना मुसलमानों के इन नफरतियों का काम पूरा होता ही नहीं है। क्योंकि अगर मुसलमान शब्द ना आए ना इनकी भाषण में, तो इनकी सारी की सारी कथा पंडिताई, सारी की सारी राजनीति, सब कुछ पाताल में समा जाएगा। क्योंकि जहनी तौर पर जाहिल हैं, जहनी तौर पर जाहिल हैं। सुनिए जरा, ये व्यक्ति है, अपने आप को कथावाचक कहता है, देवकी नंदन ठाकुर इसका नाम है। सनातन यात्रा निकल रही है और बाबरी का नाम लेकर के कैसे हिंदुओं को अंदर से आक्रोशित कर रहा है। सुनिए जरा। कौन कौन चलना चाहता है मथुरा की तरफ? याद करो 92 में हमारे पूर्वज गए थे अयोध्या, उसके बाद हमें राम मंदिर मिला है। इतनी मेहनत, इतना प्रयास, इतनी जागरूकता, कौन कौन चाहता है कि पद यात्रा? जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है मथुरा की तरफ चलना चाहिए? इस बार नहीं, इस बार नहीं, लेकिन वो दिन दूर भी नहीं जब हम या वृंदावन से या कहीं से भी जब 1 और 1 11 हो जाते हैं ना,
तो याद रखे, सनातन की विजय को कोई नहीं रोक सकता। वो विजय होगी होगी होगी। हमें कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर मिलेगा। नरगिस बानो लिखती है, हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान पंडित देवकीनंदन ठाकुर ने बाबरी मस्जिद का उदाहरण देकर भीड़ को मथुरा जाने के लिए उकसाया। इसी मंच पर बैठे एक्टर राजपाल यादव और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जश्न मना रहे थे। ये देख लीजिए। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है तो एक ऐसे लोगों के गाल पर बहुत झन्नाटेदार तमाचा जड़ता हुआ एक वीडियो और आया। एनएसए अजीत डोभाल एक बयान में कह रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर यह कंफर्म किया कि आईएसआई जो है वो हिंदुओं को हायर कर रही है स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए। सुन लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए। And let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret side of the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims. अब इस बयान के बाद ये नफरती क्या कहेंगे? क्या कहेगा कपिल मिश्रा? क्या कहेगा देवकीनंदन ठाकुर? क्या कहेगा गाजियाबाद वाला महामंडलेश्वर? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इन सब के नैरेटिव में सेट नहीं बैठता है। इस बीच यह खबर अरुणाचल से आई, क्योंकि जब नेताओं के आश्रय हिंदू मुसलमान की नफरत की धारा प्रवाह स्थितियां बहती हैं तो फिर वो आम आदमी के जहन को भी संक्रमित करती है, और वही स्थितियां हर जगह अब हो चुकी है। अरुणाचल से एक तस्वीर सामने आई जिसमें जामा मस्जिद को अवैध बताते हुए राज्य सरकार और मजिस्ट्रेट ने उसको 5 दिन के अंदर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, आप सुनिए जरा इसको। टेम्पोररी परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों बना रहा है? क्यों बना के रखना है? टेम्पोररी क्यों परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे? आरसीसी 100 साल का 150 साल का तुम बना रहे। टेम्पोररी तो टेम्पोररी कच्चा घर बना के वो करो। आगे मुस्लिम लोग हम जानते हैं ना, ऐसा नमाज पढ़ने के लिए कोई फील्ड में नदी किनारे में हो जाता था। अभी तुम लोग परमानेंट कैसा बन गया? हम ये बोल रहे हैं कि अभी मजिस्ट्रेट, अगर कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं आएगा, दंगा प्रसाद होगा, हम उसको रुकाने से अभी बोल रहे हैं। जो भी होगा अभी आर या पार आप आओ, हम लोग का मांग को पूरा करो। नहीं होने से पब्लिक को आप लोग जो कर सकते हो आप लोग को ऊपर, हम तो ये नहीं बोलेगा ये तोड़ो वो तोड़ो, मगर हम ये बोलेगा अभी मजिस्ट्रेट ईएसी और कैपिटल डीसी आप लोग जो भी मजिस्ट्रेट आज आप लोग नहीं आएगा ना, अभी हम आपको 11 बजे 11:30 है, अभी आप लोग 4 बजे तक नहीं आएगा तो इसका जिम्मेवारी हम नहीं लेगा, सीधा बात है। अब इसी पर अशरफ हुसैन लिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में मस्जिद को लेकर के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मेरा सवाल है, आप सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं, आप मस्जिद निर्माण नहीं होने देना चाहते, फिर मुस्लिम नमाज कहां पढ़ेगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता, सड़क पर नमाज पढ़ नहीं सकता, आप हर जगह मुकदमे डाल देंगे। एक बात बताइए, इस देश में हर किसी को अपनी पूजा पद्धति का अधिकार बचा है कि नहीं बचा? अगर नहीं बचा है तो संविधान को ऐसे लोगों को जो ताक पर रख के बैठते हैं उसको अपने अपने घर में सजा लेना चाहिए। कोई मतलब नहीं बचा है फिर, जब यही सब कुछ करना है। तस्वीर एक और आई है मुंबई से। मुंबई में किस तरीके से एक बंगाली मुसलमान, पश्चिम बंगाल के मुसलमान के डॉक्यूमेंट चेक करता हुआ एक नफरती चिंटू, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, चिलगोजा, क्या ही कहा जाए ऐसे। अच्छा, इनको ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? एक सड़क चलते एक ठेले वाला है और एक 2 कौड़ी का जाहिल बुद्धिहीन आदमी आकर के उस ठेले वाले से कह दे कि अपना आधार कार्ड चेक कराओ, आपके जहन में पहली प्रतिक्रिया क्या आएगी? जो भी आएगी कमेंट में लिखिएगा, लेकिन जरा ये वीडियो देखिए। पूरा नाम जोर से बोल। पूरा नाम क्या है? आधार कार्ड दिखा। गाडी उठला पहिले, गाडी सोडून आपल्याला जे अँटी नॅशनल सिक्युरिटी थ्रेट एस्टॅब्लिश करतात हेच करतो तू काम किया पूरा वेस्ट बंगाल। तो ये स्थितियां दोस्तों बन रही हैं। अब बात करेंगे चुनाव की। एसआईआर के नाम पर कैसे बिहार में खेला हुआ उसकी बात करता हूं दोस्तों। जहां जहां एनडीए जीता है, जहां जहां एनडीए जीता वहां वहां एसआईआर के नाम पर जो वोट काटे गए उससे कम मार्जिन से एनडीए जीता है। जरा ये हेडलाइन पढ़िए,
बिहार में एनडीए की 202 में से 128 सीटों पर एसआईआर ने खेल किया। जहां वोट कटे वहां एनडीए जीता। अब देख लीजिए कुछ सीटें। मसौढ़ी में 26,744 वोट, जीत का अंतर 7,643। 26,000 वोट कट गए, जीत का अंतर 7,000। हथुआ 34,000 वोट काटे गए, 34,500 12,000 से एनडीए जीता। बनियापुर 19,000 वोट काटे गए, 15,000 से एनडीए जीता। बेलागंज 15,000 वोट काटे गए, 2,800 से जीता। बख्तियारपुर में 9,000 वोट काटे गए, 981 वोट से जीता। 128 इस तरीके की सीटें हैं। अब इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी की आईटी से लिख रही है कि जहां जहां एसआईआर के नाम पर वोट काटे गए वहां वहां एनडीए जीता। 202 में से 128 सीट पर एसआईआर ने खेला किया। ये चुनाव परिणाम के बाद का डेटा स्पष्ट है। बिहार का परिणाम जनादेश नहीं बल्कि जनादेश यानी चुनाव आयुक्त ज्ञानादेश है, यानी कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की द्वारा भाजपा के पक्ष में की गई मेहनत का परिणाम है। भाजपाई और चुनाव आयोग की मिलीभगत का परिणाम है कि बिहार का चुनाव परिणाम शर्मनाक है। इसी को लेकर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान आया। आपके स्क्रीन पर जरा देखिए क्या कहा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ करने वालों को एक न एक दिन वो पकड़े जाएंगे और उन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा होगी। फांसी की सजा, ये कहा गया। पूरे देश में देखिए एसआईआर हो रहा है, बिहार में कैसा खेला किया है वो भी आपने देखा। अब देखिए एसआईआर का गेम कैसे चला। घर घर जाने के बजाय प्रधान के घर पर चल रहा है एसआईआर अभियान। कंट्रोल रूम में लोग फोन लगा करके बीएलओ के न मिलने की कर रहे हैं शिकायत। ये स्थितियां बन रही हैं। इस तरीके से हो रहा है एसआईआर इस देश में। सपा की आईटी से लिख रही कि भाजपाई नेताओं, आरएसएस नेताओं के घर में बैठकर एसआईआर कार्यक्रम चला रहा है चुनाव आयोग। स्पष्ट है कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत है और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर विपक्ष के वोट काटकर बेईमानी करना चाहता है। दोस्तों, बिहार में किस तरीके से बवाल मचा था। भाजपा के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, भाजपा के उम्मीदवारों को लोग भगा रहे थे, फिर भी भाजपा जीत गई। यही स्थितियां देखिए दोस्तों इस वक्त असम में भी है। असम में 26 में ही चुनाव है, कुछ महीनों का वक्त शेष बचा है और देखिए तमाम सारे वहां के आदिवासी लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर महिलाएं देखिए इसमें आपको दिख रही हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से स्थितियां बनी हैं। लेकिन गोदी मीडिया का क्या कीजिएगा। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग नीचता पर उतर आए हैं, नीचता के पाताल में घुस करके बैठे हैं। रवीश कुमार को सीधे गालियां दे रहा है आदमी। सोचिए किस हद तक नीच आदमी है। देखिए जरा। कचरे को कहा जाता है रबिश अंग्रेजी में, है ना। ये कचरा यानी कि रबिश यूट्यूबर जो है, कचरा यानी रबिश यूट्यूबर जो है जो बहुत मन और एकाग्रता से महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। जरा कोई इनको सामूहिक तौर से हम लोग जरा विश्लेषण करें कि ये आज कोई ट्वीट मार रहे हैं कि नहीं। वैसे इनकी फैमिली भी पॉलिटिक्स में है और कुछ नहीं कहूंगा मैं। प्रभाकर कुमार मिश्रा लिख रहे हैं पत्रकारिता के हमारे एक पूर्वज ये भी हैं। स्टूडियो में सीटी बजाने वाले पूर्वज पत्रकार को आपने देख ही लिया होगा। ऐसे पूर्वज तो पितृ पक्ष में लोग जल देने से इनकार कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है। लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से सोचिए एसआईआर को लेकर के बेईमानी की, किसी से छुपा नहीं है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।